अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह टीटी की फॉर्म फिल हो रहे हैं और आपकी जो लास्ट डेट रहेंगी 30 सितंबर 2024 को जो तो आपका लास्ट डेट है और 10 नवंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको महा टीटी से मुतालिक क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। गुज़िश्ता हमने ईवीएस की क्लास देखे थे और गुज़िश्ता की जो क्लासेस हुए सीडीपी की यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, तो 5 क्लासेस हमने देख चुके हैं जिसमें हमने कुछ थियरी वगैरह जो है तो देखी थी, पियाजे की और वाइगोत्स्की वगैरह की। और आज हम देखने वाले हैं इसके अगला पार्ट, इसके जो तो आगे के जो टॉपिक रहेगा वो देखेंगे। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सीटेट या टीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें हेंस डिलेमा के ताल्लुक से उसने बताया था कि कौन सी सिचुएशन में क्या क्या जो है तो होता है, और उसके 6 स्टेजेस और 3 लेवल उसमें बतलाई गई थी। इसी बात को जो है तो मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है नोम चॉम्स्की साहब। नोम चॉम्स्की ने क्या किया था और उनका जो है तो क्या नज़रिया है उस इसमें हम देखने वाले। जैसे कि ज़बान की नशोनुमा ताल्लुक़ से, यानी कि ज़बान की नशोनुमा के ताल्लुक़ से चॉम्स्की का जो नज़रिया है वो हम देखेंगे। तो नोम चॉम्स्की एक नेटिविस्ट था। उसका मानना था कि इंसान को तवारिस से चंद खुसूसियत मिलती है, यानी इंसान को विरासत में कुछ खुसूसियत मिलती है जो उसके आबा व अजदाद में जो तो होती है, और साथ ही साथ उस तवारिस को सपोर्ट करने वाला अगर माहौल मिलता है तो एक इंसान बआसानी ज़बान सीख सकता है। चॉम्स्की चूँकि चॉम्स्की एक नेटिविस्ट था, नेटिविस्ट तवारिस को पहली अहम चीज़ मानते हैं ज़बान की नशोनुमा में, यानी कि ज़बान की नशोनुमा में जितने भी नेटिविस्ट होते हैं वो ज़बान को पहली चीज़ मानते हैं। इसके लिए माहौल दूसरी अहम चीज़ है, यानी कि ज़बान ये पहली चीज़ रहेंगी और ज़बान सीखने के लिए माहौल ये दूसरी चीज़ रहेंगी। नेक्स्ट है, चॉम्स्की ने ज़बान की नशोनुमा के लिए हस्ब ज़ैल नुकात बतलाए हैं। अब कौन कौन से नुकात है उस पर हम नज़र डालेंगे कि सिर्फ़ इंसानों के पास ही ज़बान को सीखने की काबिलियत होती है, सलाहियत होती है। एक इंसान ज़बान को सीखने की काबिलियत के साथ साथ पैदा होता है, यानी कि ज़बान को सीखने की जो काबिलियत होती है वो पैदाइशी होती है, ऐसा चॉम्स्की का मानना है। हर इंसान के दिमाग में LAD, हर इंसान के दिमाग में LAD, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, यानी कि वो ऐसा डिवाइस जो लैंग्वेज हासिल करता है, जो ज़बान सीखने वाला डिवाइस होता है वो इंसान के अंदर होता है। कि हर इंसान में LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जिसकी मदद से इंसान ज़बान सीखते हैं, जबकि जानवरों में LAD मौजूद नहीं होता। जैसे एक कुत्ता इंसान के माहौल में रहता है और रहते हुए भी ज़बान नहीं सीख सकता, तो इस तरीके से जो है तो जानवरों में ये चीज़ें नहीं पाई जाती, ये सिर्फ इंसान के अंदर जो है तो मौजूद होती है। नेक्स्ट है, माहौल से ज़बान को हासिल करता है, यानी कि इंसान अपने माहौल में रहते हुए ज़बान को हासिल करता है। हमारे आसपास के लोग जो बात करते हैं हम उसको सुनते हैं, समझते हैं, यानी कि जो हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं हम उसको सुनते हैं, समझते हैं। और LAD जुमले की साख्त को समझता है और आप सुने गए अल्फाज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की मदद से नए जुमले जो है तो बनते हैं। नोम चॉम्स्की के मुताबिक सबसे ज़्यादा ज़बान की नशोनुमा इब्तदाई बचपन के ज़माने में होती है। इस दौर में बच्चा अपने माहौल से सबसे ज़्यादा ज़बान को हासिल करता है। चॉम्स्की के मुताबिक इंसान के दिमाग में पाया जाने वाला LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वक्त के साथ कमज़ोर होता जाता है। अगर आप और आपका लड़का किसी दूसरे मुल्क को चले जाते हैं तो आपका लड़का आपकी बनिस्बत
जल्द उस मुल्क की ज़बान को हासिल कर लेता है यानी सीख लेता है। इस तरीके से यहाँ पर बतलाया गया है। नेक्स्ट है एरिक एरिक्सन के ताल्लुक़ से हम देखेंगे तो जब भी लैंग्वेज से मुतालिक और चॉम्स्की से मुतालिक अगर क्वेश्चन आता है तो हमें एक बात जो है तो याद रखना है, जिसे LAD कहेंगे। LAD जिससे मुराद लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। जब भी अगर इस ताल्लुक़ से जो तो क्वेश्चन आता है तो हमें ये चीज़ याद रखना है। और नेक्स्ट हम देखेंगे एरिक एरिक्सन, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोशल डेवलपमेंट थ्योरी से मुतालिक नज़रिया पेश किया, जिसे एरिक एरिक्सन का ज़हनी समाजी नशोनुमा का नज़रिया कहते हैं। एरिक्सन का मानना था कि समाज के ज़रिए हासिल होने वाले तजुर्बात शख्सियत की बनावट में काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं। शख्सियत की बनावट में फ्राइड के बतलाए गए नज़रियात, यानी जो सिगमंड फ्राइड थे उनका जो नज़रिया था उसके बतलाए गए नज़रिए के बाद एरिक्सन का नज़रिया सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाला है। एरिक्सन ने इस नज़रिए को 1950 में अपनी किताब चाइल्ड एंड सोसाइटी में पेश किया है। एरिक्सन ने इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक के तमाम मदारिज को अच्छी तरीके से वाज़े किया, इसलिए उसको लाइफ स्पेन थ्योरी भी कहते हैं। तो इस तरीके से एरिक्सन ने 1950 में जो उसकी जो किताब है उसके अंदर, जिसे चाइल्ड एंड सोसाइटी कहते हैं, तो उस किताब में इसने जो है तो पैदाइश से लेकर मौत तक तमाम मदारिज, तमाम जो दर्जात होते हैं ज़िंदगी की, वो तमाम जो है तो चीज़ें इसने उसके अंदर इंक्लूड किया है और इसलिए उसको लाइफ स्पेन थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है उन्होंने अपने नज़रियात में अना यानी ईगो को काफ़ी अहमियत दी है। एरिक्सन ने इंसान की शख्सियत की बनावट को 8 मदारिज में बतलाया है। उनका मानना था कि हर स्टेज इंसान के लिए एक क्राइसिस यानी बहरान है। ज़िंदगी के हर स्टेज पर उसको अच्छे और ख़राब दोनों तजुर्बात मिलते हैं। कौन से तजुर्बात का असर उस पर ज़्यादा पड़ता है, इसी पर उसकी शख्सियत की नशोनुमा का इन्हिसार होता है। स्टेज फर्स्ट हम देखेंगे। इन्होंने जो तो 8 स्टेजेस के अंदर इस नज़रिए को पेश किया है कि इंसान की ज़िंदगी में तमाम जो तो स्टेज अहमियत का हामिल है और हर स्टेज पर उसको कुछ अच्छे और कुछ ख़राब दोनों तरीके के तजुर्बात मिलते हैं और इन तजुर्बात का असर उस पर ज़्यादा बढ़ता है। तो इसी पर उसकी शख्सियत की नशोनुमा का इन्हिसार होता है। तो स्टेज फर्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे। स्टेज फर्स्ट में उनका क्या कहना है एरिक्सन साहब का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट यानी भरोसा बेभरोसा। अब भरोसा बेभरोसा क्या चीज़ है, तो ये बच्चों से मुताल्लिक जो है तो चीज़ है कि इस दौर की मुद्दत 0 से लेकर 1.5 साल तक होती है। यानी कि 0 से लेकर 1.5 साल यानी 1.5 ईयर जिसे हम कहेंगे होती है मुद्दत इसकी, फर्स्ट स्टेज की। और इसमें क्या होता है, तो इस दौर में बच्चे में भरोसा या बेभरोसा जैसी खुसूसियत नशोनुमा पाती है। जैसे अगर बच्चा अपनी माँ की गोद से किसी दूसरी खातून की गोद में जा रहा है, इसका मतलब यह है कि बच्चे के अंदर भरोसे की खुसूसियत नशोनुमा पाती है। दूसरी तरफ अगर बच्चा अपनी माँ की गोद से किसी दूसरी खातून की गोद में नहीं जा रहा है और अपनी माँ से ही लिपट जा रहा है, तब बच्चा बेभरोसी जैसी खुशियत का इजहार कर रहा है। ऐसा करने की अहम वजह बच्चे के माजी के तजुर्बात हो सकते हैं। माजी में बच्चा अपनी माँ की गोद से किसी दूसरी खातून की गोद में गया होगा और उसको नुकसान पहुँचा होगा, तब बच्चा अपनी माँ के अलावा किसी दूसरे पर भरोसा करना छोड़ देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसने बतलाया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बहैसियत माँ बाप इस दौर में बच्चों में भरोसा जैसी खुशियत को परवान चढ़ाएं। सेकेंड स्टेज है एटोनॉमी वीएस शैम एंड डाउट। तो यहाँ पर दोस्तों ख़ुद मुख्तारी जिसे कहेंगे, बना में शर्म और शक 1.5 साल से 3 साल के
स्टेज के अंदर ईयर के अंदर ये स्टेज इन्होंने बतलाई है। इस उम्र के बच्चे अपने काम को खुद करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ के हाथ से माँ के हाथ से खाना खाने के बजाय अपने हाथ से खाना खाना पसंद करेगा। अगर माँ बाप बच्चों को काम करने की इजाज़त देते हैं तब बच्चे में खुद मुख्तारी पैदा होंगी। अगर बच्चे को खुद काम करने से रोका जाएगा, उसको ये महसूस कर दिया जाएगा कि अगर तू ये काम करेगा तो गलत हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ऐसा करने से बच्चे में शर्म और शक पैदा होगा, बच्चा खुद मुख्तार नहीं बनेगा। हम यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, तो आपको ये समझते हुए चलना है, गौर से सुनना है। अहम नुक्ता, आपने देखा होगा कि बाज़ माँ बाप अपने बच्चे को गोद में उठाकर ले जाते हैं, तब बच्चा खुद से चलने की ज़िद करता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बच्चे में खुद मुख्तारी डेवलप हो चुकी है। इसी तरह बाज़ माँ बाप बच्चों को चला कर ले जाते हैं तो बच्चे गोद में ले जाने की ज़िद करते हैं, यानी वो खुद का काम करने में शर्म महसूस करते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो बच्चे में शर्म और शक डेवलप हुआ। इस तरीके से शर्म और शक के ताल्लुक़ से यहाँ पर इन्होंने बतलाया है। नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे, ये स्टेज 3 साल से 6 साल के दरमियान होती है, जिसे इनिटेटिव वीएस गिल्ट कहेंगे। आगे बना में गलती का एहसास 3 साल से 6 साल के दरमियान स्टेज रहेंगी। ये दौर दूसरी स्टेज से मिलता जुलता दौर है। ऊपर के दौर और इस दौर में फ़र्क ये है कि ऊपर के दौर में बच्चे खुद का काम खुद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौर में बच्चे नया काम करने की कोशिश करते हैं, जिसको एरिक्सन ने इनिटेटिव का नाम दिया। जैसे आपने देखा होगा कि इस उम्र के बच्चे बर्तन धोने की कोशिश करेंगे, घर में झाड़ू पकड़कर झाड़ू लगाने की कोशिश करते हैं। पिछले दौर में अगर बच्चे में खुद मुख्तारी पैदा हुई हो तो इस दौर में बच्चा बआसानी नया काम को अंजाम देगा। अगर पिछले दौर में बच्चे में शर्म और शक का मादा पैदा हुआ हो तो इस दौर में ज़्यादा इम्कान है कि बच्चे में गिल्ट पैदा होगा, यानी शर्म महसूस करेगा, शक उसके अंदर जो है तो आएगा। उसके बाद अगर बच्चों को नए काम करने से रोका जाए तो उनमें गिल्ट डेवलप होंगी। और बच्चों में अगर एक मर्तबा गिल्ट डेवलप हो गई तो वो ज़िंदगी भर भी नए काम करने से डरेंगे। नेक्स्ट है, बच्चों में इनिटेटिव को पैदा करने के लिए माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि उनको नए नए काम करने दें और जो वो करना चाहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को नए नए काम करने दें जो वो करना चाहते हैं। और एक जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है। नेक्स्ट है, सख्त मेहनत बनामे एहसास कमतरी। 6 साल से 12 साल के दरमियान जो है तो इसका वक्फ़ा इन्होंने बताया है एरिक्सन साहब ने। तो इंडस्ट्री वीएस इन्फेरिटी जिसे कहेंगे, इस दौर में बच्चे सख्त मेहनत करते हैं। अगर उनके किए गए काम में कुछ गलती हो तो उसको नज़रअंदाज करते हुए अगर उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई जिसे हौसला अफ़ज़ाई कहेंगे की जाए तो बच्चे में मज़ीद मेहनत करने की जज्बे को फ़रोग़ मिलेगा। मतलब इस बात की वजाहत इन्होंने की है कि अगर बच्चा कोई काम कर रहा है तो उसको गलती ना बताते हुए उसको जो है तो हौसला अफ़ज़ाई की जाए तो वो खुश होगा और मज़ीद मेहनत करने की जो है तो उसको जज्बा परवान चढ़ेगा उसके अंदर। और अगर उसकी गलतियों को जो है तो निकाला जाए, गलतियाँ उसको बतलाई जाए तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो सकता है दोस्तों, यानी कि डिप्रेशन का जिसे हम शिकार कहेंगे, और वो फिर ज़िंदगी में कभी मेहनत करने वाला नहीं बनेगा। तो हमें
जो स्टूडेंट्स है तो उनको इस तरीके से जो है तो कोऑपरेट करना चाहिए और इस तरीके से उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए, ना कि उनका नुक्ताचीनी हमको जो है तो करना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर बच्चों के किए गए काम में गलतियां निकाल कर उनको टोका जाएगा, उनको कहा जाएगा कि ये तेरे बस की बात नहीं है, तो ऐसे मत कर, तब बच्चों में एहसास कमतरी इन्फीरियरिटी पैदा होंगी और मज़ीद इस काम को आगे बढ़ाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसकी सतह पर एक टीचर की सबसे अहम जिम्मेदारी है कि बच्चों में इंडस्ट्री पैदा करे, यानी खुद एतमादी, खुद मुख्तारी पैदा करे और इन्फीरियरिटी को पैदा होने ना दे, यानी एहसास कमतरी का शिकार जो है तो बच्चे को होने ना दे। बच्चों के किए गए काम पर गलतियां निकाल कर बार बार उनको टोकने से गुरेज करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है तो बतलाया गया है। इनका हर एक लाइन काबिल गौर और क्या कहेंगे उसको अमल करने की काबिल है दोस्तों। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बच्चों के किए गए काम पर गलतियां निकाल कर बार बार उनको टोकने से गुरेज करें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है तो चीज़ इन्होंने बतलाई है। नेक्स्ट है 5 नंबर की जो तो हमारी स्टेज है। तो 4 स्टेजेस हो चुकी है और ये 5 नंबर की स्टेज है, जिसमें आइडेंटिटी विद रोल कन्फ्यूज़न, यानी कि अपनी शनाख्त बना में उलझन। तो ये जो वक्फ़ा होता है ये 12 साल से 18 साल के दरमियानी वक्फ़ा रहेगा। एरिक्सन के मुताबिक ये उनफवान शबाब का दौर होता है। इस दौर में बच्चे अपनी शनाख्त को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं, यानी कि 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं, 12 साल से 18 साल के दरमियानी एज के बच्चे, तो अपने शनाख्त को लेकर, अपनी पहचान को लेकर अक्सर परेशान होते हैं। समाज में अपनी शनाख्त बनाना चाहते हैं, यानी अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं, समाज में अपने मकाम को जानने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वो किसी शोबे में अच्छा कर सकते हैं, अपनी सलाहियतों को मनवा सकते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर की जो स्टेज है वो हम देखेंगे कि इंटीमेसी वियर्स इंडस्पियर ग़ुरबत बमुक़ाबले अलहदगी। ये दौर 20 से 40 साल तक होता है, यानी 20 से 40 साल का जो दरमियानी वक्त होता है उम्र का, तो ये इस एज में, इस दौर में जो है तो ग़ुरबत बमुक़ाबले अलहदगी वगैरह इसके अंदर जो है तो बतलाया गया है। तो वो हम डिटेल देखेंगे कि इस दौर में लोग या तो ख़ानदान, दोस्त अहबाब से जुड़कर ख़ानदानी ज़िंदगी गुजारते हैं, या फिर किसी वजूहात की बिना पर ख़ानदान से अलग होकर अलहदा ज़िंदगी गुजारते हैं। तो यानी इसमें ये इस बात की वजाहत की गई है। तो इस दौर में 20 से 40 साल के दरमियानी वक्फे में इंसान ख़ानदान में रहकर जो है तो ज़िंदगी गुजारना पसंद करेगा, या फिर जो है तो अलहदगी इख्तियार करेगा। मतलब फैमिली जो है तो उसकी आ जाती है इस दौर के अंदर। तो ये सब चीज़ें मेंशन यहाँ पर जो है तो की गई है। नेक्स्ट है 7 नंबर का जो है तो स्टेज इन्होंने यहाँ पर बतलाया है, सखावत बमुक़ाबले जमूद, जिसे जनरेटिविटी वीएस स्टिग्नेशन कहेंगे। ये दौर 40 से 60 साल तक जारी रहता है। इस उम्र के लोगों की आम सोच ये होती है कि वो सोचना शुरू कर देते हैं कि अब तक जो कुछ करना था हमने कर लिया, अब हम कुछ नहीं करेंगे। इस तरह के लोग अपने लिए, समाज के लिए और माशरे के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं करते। इसको एरिक्सन ने स्टिग्नेशन कहा है। बाज़ लोगों की सोच होती है कि वो समाज के लिए भलाई के काम करे, लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। इसको एरिक्सन ने जनरेटिविस्ट कहा है। तो इस तरीके से एरिक्सन ने यहाँ पर 2 बातों का जिक्र किया है कि जो समाज के लिए और माशरे के कुछ लिए जो है तो कुछ नहीं कर पाते, उसे जो है तो क्या कहेंगे, स्टिग्नेशन कहेंगे। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि समाज के लिए भलाई के काम करेंगे और लोगों को उनसे फ़ायदा पहुंचाएगा, या उनके काम से जो तो लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो इसको एरिक्सन ने क्या कहेंगे, जनरेटिविस्ट कहा है। इस दौर में
लोग या तो जनरेटिविस्ट जैसी खसूसियत दिखाएंगे या फिर स्टिग्नेशन जैसी खसूसियात यहाँ पर वो दिखाएंगे। नेक्स्ट है लास्ट स्टेज की बात हम करेंगे यहाँ पर। तो लास्ट स्टेज में एरिक्सन ने कहा है ईगो इंटीग्रेटिव फियर्स डिस्पियर जिसे कहेंगे। इस दौर की मुद्दत 60 साल से लेकर मौत तक होती है। इस दौर में पहले तो वो लोग जो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश होते हैं, अपनी ज़िंदगी को याद करके ये सोचते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारी। ऐसे लोगों को एरिक्सन ने ईगो इंटीग्रेशन कहा, और वो अलग जो इस उम्र में आने के बाद अपनी ज़िंदगी से नाखुश होते हैं उनको एरिक्सन ने डिसअपियर कहा है। तो इस तरीके से एरिक्सन ने के जो 8 स्टेजेस हमने देखे हैं यहाँ पर, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये 8 स्टेजेस अच्छे तरीके से जो तो समझ में आ गए होंगे। और गुज़िश्ता जो हमने देखा है तो हमने उसके अंदर कोलबर्ग की थ्योरी में मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है कोलबर्ग की, लॉरेंस कोलबर्ग जिसे कहते हैं, तो उसमें 6 स्टेजेस और 3 लेवल देखे हैं। प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल वगैरह हमने इसके अंदर देखा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आप इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हो तो गुज़िश्ता जो 5 क्लासेस हुए हमारी, वो 5 क्लासेस भी जो तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी जाएंगी। CDP महा TT CDP क्लासेस, तो वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, 5 क्लासेस आपको शो करेंगे और पूरी जो है तो प्लेलिस्ट आप वो देख सकते हैं 5 क्लास की। और आप आज की जो 6ठी क्लास है हमारी है उसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से उसको अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। TT और CTET की तमाम जो पेपर्स है तो वो भी जो तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कीजिए और अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। उसके बाद है कि एक क्वेश्चन था कि सर आप पूरा जो सिलेबस है वो मतलब कवर करवाएंगे या नहीं। तो आपका पूरा जो TT का सिलेबस है इंशाल्लाह पूरा कवर करवाने की, फर्स्ट पेपर का पहले जो तो पूरा कवर करवाने की कोशिश की जा रही है। और सेकेंड पेपर का यानी फर्स्ट पेपर में 2-3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड और CDP जो कि हमारा चल रहा है। और CDP ये जो क्लासेस है दोस्तों, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए हैं, ना कि एक पेपर के लिए। तो दोस्तों हम जो है तो सबसे पहले 5 सब्जेक्ट लेने वाले हैं। तो उसके अंदर हमारी जो है तो उर्दू पेडागोजी मुकम्मल हो चुकी है। उर्दू ग्रामर की जो हमारी क्लासेस है वो मुकम्मल हो चुकी है। उसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे दी गई है। 8 क्लासेस हैं, वो आपको अच्छे तरीके से देखना है तो आप अच्छे तरीके से जो है तो उसको समझ जाओगे। और वो जो क्लासेस है 8 क्लासेस अगर आप 1 मरतबा या 2 मरतबा देख लेते हो तो आपके तमाम डाउट जो उर्दू से रिलेटेड है, उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो वो तमाम के तमाम आपके वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और कोई भी अगर क्वेश्चंस पूछता है उर्दू से मुतालिक, उर्दू लैंग्वेज से मुतालिक, तो वो बआसानी आप उसका आंसर राइट टिक करोगे। और बहुत ही बेसिक चीज़ें उसमें, यानी कि गुज़िश्ता का जो इम्तिहान हुआ था उसके अंदर उसने ग्रामर में क्या कहेंगे हुरूफ़ कमरी, हुरूफ़ शमसी और लाहिका साबिका वगैरह जो तो पूछा था, सनतों के ताल्लुक़ से भी पूछा गया था। तो हुरूफ़ तैजी से लेकर असनाफ़ सुकन तक तमाम चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई है। तो उर्दू की वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखें। और EVS के हमारे 5 या 6 क्लास हुई है, उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और धीरे धीरे हम सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर करके जो तो पूरे प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो दोस्तों जितना भी हमारे पास वक्फ़ा है, जितना भी जो तो वक्त बचा हुआ है, तो उसको गनीमत और कीमती समझते हो आप अभी से स्टडी स्टार्ट कीजिए। और जो भी वक्त है उसको जो तो आप सही तरीके से, सही ढंग से आप स्टडी कीजिए। इंशाल्लाह ज़रूर आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। और CTET 2024 के लिए जिन हजरात ने, जिन स्टूडेंट्स ने अगर अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो वो CTET का भी फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि अभी भर्ती की जो प्रोसेस है पवित्र पोर्टल के थ्रू चल रही है और थर्ड टेट का रोड मैप भी हमारे सामने आ गया है, उन्होंने दे दिया है।
और जैसे ही ये टीटी का इम्तिहान होगा उसके बाद टेट का इम्तिहान होगा और उसके बाद जो है तो फिर से भर्ती स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमें अगर गवर्नमेंट टीचर बनना है, कोई भी स्टेट से मुतालिक हो, खुसूसन यहाँ पर महाराष्ट्र की बात हो रही है अभी फ़िलहाल, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हजरात हैं बहुत ही वीक और बहुत ही पीछे चल रहे हैं और हमें टारगेट करना है सीटेट और टीटी पर। सीटेट और टीटी पर सबसे पहले तो हम टीटी का पूरा कवर कर लेंगे और टीटी 10 नवंबर को होने के बाद महा टीटी जो है तो 10 नवंबर को हो जाएगा। उसके बाद सीटेट है और सीटेट का आपको 1 महीने के अंदर हम यहाँ पर मुकम्मल तरीके से प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। मुकम्मल तरीके से जो तो आप 1 महीने के अंदर आपका सीटेट क्वालिफाइड कर सकते हो। और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर आप महाराष्ट्र से हो तो और सीटेट के गुज़िश्ता की जो क्लास है उर्दू सब्जेक्ट के, तो उर्दू सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है सीटेट की, वो भी आप इसके नीचे जो तो डिस्क्रिप्शन में हम उसको दे देंगे। आप वहाँ से जाकर के सीटेट की प्लेलिस्ट देखिए उर्दू सब्जेक्ट की, जिसमें तमाम चीज़ें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाई गई है। डिटेल जो है तो पेपर प्रीवियस पेपर भी जो है तो वहाँ पर सॉल्व करवाए गए और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तमाम चीज़ें और तमाम जो है तो ट्रिक्स जो है तो आपको वहाँ पर बतलाई गई है कि किस तरीके से पेपर आता है और कैसे आपको सॉल्व करना है। और इंशाल्लाह हम एक लेक्चर ऐसा लेने वाले हैं जिसमें उर्दू पेडागोजी कंप्लीट क्लास हम लेंगे और लॉन्ग क्लास रहेंगी, जिसमें आपके तमाम जो डाउट्स है पेडागोजी से रिलेटेड वो तमाम डाउट्स आपके वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और आपको नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप व्हाट्सअप कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा उन हजरात तक शेयर करें जिन्होंने जो है तो सीटेट और टीटी का फॉर्म फिल किया है लेकिन स्टडी अभी स्टार्ट नहीं किए या फिर फॉर्म बाकी है और जो अभी भी जो है तो वो स्टडी से दूर है। तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाए अपने अपने फ्रेंड सर्कल में। और जो डीएड बीएड स्टूडेंट्स है अपीयर कैंडिडेट है उनके लिए भी जो है तो ये अच्छा मौका है, क्योंकि जो फ्रेशर है वो भी जो तो बाकायदा अच्छे तरीके से स्टडी करके क्वालिफाइड हो सकते हो। और जिसने 2-3 बार जो तो सीटेट दिया है फिर भी जो तो क्वालिफाइड नहीं हो रहे तो आपको यहाँ पर पूरे तरीके से गाइडेंस किया जाएगा, रहबरी की जाएंगी हेलो लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।